राधे राधे। जिंदगी का सफर चैनल में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है बूढ़े पिता की समझदारी। शिवनाथ जी अपनी पत्नी को ढूंढते हुए किचन में पहुंचे। शारदा जी किचन में नहीं थी। शिवनाथ जी उनके बेडरूम में पहुंचे, लेकिन वहां भी वह नहीं थी। वह तो एक दूसरे कमरे में बैठी हुई खिड़की से बाहर देख रही थी। कुछ घरों की सजावटें दिख रही थी, क्योंकि दीपावली 4 दिनों के बाद ही थी। घरों में तरह तरह की लाइटें लगाई जा रही थी। बाहर कुछ लड़के कुछ बच्चे खेल रहे थे। आज उन्हें अपने बेटे विक्रम की बहुत याद आ रही थी। सुबह से अभी तक शारदा जी ने कुछ खाया भी नहीं था। उनका दिल करता आज मेरा विक्रम होता तो मेरे घर में भी रौनक आ जाती। शिवनाथ जी उनसे कहते हैं, शारदा, पास वाले मंदिर में अभी पूजा होने वाली है, चलो हम दोनों आरती में चलते हैं। शारदा जी ने कहा, नहीं जी, आज मेरा मन नहीं कर रहा है, आपको जाना है तो जाओ। शिवनाथ जी ने शारदा जी की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। वह अपनी पत्नी के दर्द को समझ रहे थे। वह उन्हें महसूस कर रहे थे कि एक माँ के दिल में क्या गुजर रही है। वह वापस आकर बाहर रखी हुई कुर्सी पर बैठ जाते हैं और सोचने लगते हैं कि जब हमारा एक छोटा सा खुशहाल परिवार हुआ करता था। उनके बेटे का नाम विक्रम। वह एक किसान हुआ करते थे। इतनी ज्यादा जमीनें तो नहीं थी कि जमींदार कहलाए, लेकिन छोटी मोटी किसानी थी, जिससे उनका घर परिवार बहुत अच्छे से चल जाता था। जिस साल विक्रम का जन्म हुआ था, उस साल तो शिवनाथ जी के खेतों में अनाज बहुत हुआ था। डबल डबल खुशी थी। एक तरफ पुत्र हुआ और दूसरा खेतों में इतनी उन्नति हुई। शिवनाथ जी अपने बेटे को अपनी किस्मत समझे और उसे बड़े प्यार से पालने लगे। शारदा जी कहती, देखो जी, मैं अपने बेटे को खेतों में काम करने नहीं भेजूंगी। मेरा बेटा तो अफसर बनेगा। शिवनाथ जी भी अपनी पत्नी की बात सुनकर दिल ही दिल खुश होकर मुस्कुरा देते। ठीक ही कह रही हो शारदा, बेटा तो अफसर ही बनेगा। इसी उम्मीद से जैसे जैसे विक्रम बड़ा होता गया, माता पिता उसे एक अफसर के रूप में देखते रहे। एक बार तो शिवनाथ जी अपने बेटे के लिए बाजार से बहुत अच्छा सा सूट खरीद कर लाए। टोपी, बेल्ट और पैंट शर्ट टाई और सबको पहनाकर दिखाए। देखो, जब मेरा बेटा विक्रम होगा तो ऐसे ही पैंट शर्ट और टाई पहनेगा। मेरे जैसे धोती कुर्ता थोड़ी ना पहनेगा, गले में गमछा डाल के घूमेगा। यह देख शारदा जी भी बहुत हंसती। अरे उसे बड़ा तो हो जाने दो, फिर उसे अफसर बनाओ। अभी से अफसर क्यों बना दिए। विक्रम उस समय पर छोटा था। फिर उसी समय विक्रम का स्कूल में एडमिशन भी करवा देते हैं। विक्रम पढ़ने में भी ठीक ठाक ही था और माता पिता का आज्ञाकारी पुत्र भी था। दोनों माता पिता विक्रम के साथ बहुत खुश रहा करते थे। समय अपनी गति से चलता गया और विक्रम ने स्कूल की पढ़ाई खत्म कर इंजीनियरिंग कॉलेज में पहुंच चुका था। विक्रम कंप्यूटर साइंस इंजीनियर बनने वाला था। विक्रम की यह ट्रेनिंग 4 सालों की थी। विक्रम को जो भी पैसों और रहन सहन के लिए जो जरूरत थी, वह उसके पिता खूब उसका ध्यान रखते और उसे उसकी सारी जरूरतों की चीज भेजा करते थे। आखिर यह 4 साल भी जल्दी ही निकल गया और विक्रम इंजीनियर बन गया। विक्रम ने कई कंपनियों में फॉर्म डाले, यहाँ तक कि कॉलेज में ही उसे कई कंपनी के ऑफर भी आए। फिर उसे एक मुंबई की कंपनी से ऑफर आता है। कॉलेज के अंतिम साल ही विक्रम मुंबई की एक कंपनी में नौकरी करने लगता है। आखिरकार माता पिता का सपना पूरा हुआ और विक्रम इंजीनियर बन गया। जब पहली बार विक्रम ड्यूटी पर गया तो वह 4 महीने तक मुंबई में रहा और फिर छुट्टी लेकर घर आया। शारदा जी और शिवनाथ जी अपने पूरे कॉलोनी में सबके घर मिठाइयाँ बांटे। मेरा बेटा नौकरी से पहली बार आ रहा है, मेरा इंजीनियर बेटा आ रहा है। बहुत खुश थे। यहाँ तक कि उन्होंने अपने घर में एक छोटी सी पार्टी भी रखी, लोगों को बुलाया। विक्रम यह सब देखकर बहुत हंस रहा था। पापा, यह सब क्या है। अरे, पढ़ाई में मेहनत किया है, आप लोगों ने इतनी कोशिश की है, तब तो जाकर बना हूँ, फिर यह सब क्यों। बेटा, तू नहीं जानता,
यह सिर्फ तू इंजीनियर नहीं बना है, तेरे माँ और मेरा बचपन से सपना था कि तुझे इंजीनियर बनाएंगे, अफसर बनाएंगे। तुझे ऐसे ही खेतों में मिट्टी में काम नहीं करने देंगे। ये मेरे गांव, मेरे पूरे रिश्तेदार में तू पहला ऐसा बेटा है जो पढ़ लिख कर इंजीनियर बना और मुंबई गया। विक्रम भी अपने माता पिता के इस खुशी को देख और भी खुश हो जाता। आज शारदा जी को अपने बेटे पर गर्व हो रहा था। वहीं पार्टी पर आए हुए लोगों में से एक रिश्तेदार ने शिवनाथ जी से यह बात छेड़ दिया। शिवनाथ जी, अभी तक विक्रम की शादी कहीं सेट किए हैं कि नहीं? शिवनाथ जी ने कहा, अभी तक तो नहीं। शादी के लिए कोई अच्छी लड़की हो तो चर्चा जरूर करना। उन्होंने कहा, इसीलिए तो बात किया हूँ। एक लड़की हमारी नजर में है। लड़की के पिता का नाम महिपाल सिंह है और लड़की पढ़ी लिखी भी है। यदि आप कहें तो हम उनसे बात करते हैं। लड़की का नाम साक्षी है। विक्रम और साक्षी की जोड़ी राम और सीता जी की तरह जचेगी। शिवनाथ जी को उनकी बात करने का तरीका, लड़की की तारीफ करने की बात बहुत पसंद आई। वह लड़की को देखने के लिए उत्सुक हो गए, क्योंकि विक्रम भी पढ़ा लिखा था। उन्हें भी लगता था कि हमारी बहू भी पढ़ी लिखी होनी चाहिए। जब शिवनाथ जी और शारदा जी साक्षी को देखने गए, उन्हें साक्षी पसंद आई। यहाँ तक कि उन्होंने उसी समय पर साक्षी के हाथ में शगुन के कुछ पैसे भी थमा दिए। और साक्षी के पिता महिपाल जी जब लड़का इंजीनियर है यह बात सुने तो वह भी तुरंत तैयार हो गए। क्या चाहिए, इकलौता लड़का है, मुंबई में नौकरी करता है। यह बात जब साक्षी ने सुनी तो वह भी खुशी से फूली ना समाई। उसका तो सपना था कि वह विदेश में जाकर मौज से रहे, लेकिन विदेश नहीं तो मुंबई ही चलेगा। कम से कम मुंबई जैसे बड़े शहर में जाने को तो मिलेगा। इसीलिए मन ही मन उसने इस रिश्ते को तुरंत स्वीकार कर लिया था। साक्षी और विक्रम की शादी बहुत ही जल्दी हो गई। साक्षी दुल्हन बनकर विक्रम के घर आ भी गई। पहली बार ही साक्षी जब घर पर आई थी तो वह उस घर में सिर्फ रस्मों रिवाजों के लिए ही आई थी, ऐसा उसका दिल कर रहा था। बाकी उसके दिल में ससुराल के घर, सास ससुर से कोई मतलब नहीं था, ना ही उनसे कोई लगाव था। वह तो बस जल्दी जल्दी उन रस्मों को खत्म कर अपने पति के साथ जाना चाहती थी। लेकिन जब घर में ऐसी कोई बात उसने नहीं सुनी जिसमें यह बात स्पष्ट हो सके कि बहू भी विक्रम के साथ जाएगी। अब साक्षी घर के कोई काम तो करती नहीं थी, पढ़ी लिखी थी। सास ससुर को उसने कभी अपना माना ही नहीं था। इसीलिए वह हर वक्त अपने कमरे में यही ख्वाब सजाती कि कब मुंबई जाऊंगी, क्या कपड़े लेकर जाऊंगी, वहां कैसे रहूंगी। अपने सहेलियों से फोन पर बात कर या कि अपनी माँ के साथ यही कहती रहती, माँ यहाँ तो कुछ बात ही नहीं हो रही है कि मुझे मुंबई कब जाना है। समझ में नहीं आ रहा यह लोग भेजेंगे कि भी नहीं। विक्रम की शादी को 2 महीने होने चला था। विक्रम ने बॉस से कह दिया था कि मैं ऑनलाइन काम करता रहूंगा, 2 महीने के बाद ही मुंबई वापस ड्यूटी में आऊंगा। यहाँ अब तक साक्षी ससुराल में 2 महीने किचन में भी नहीं गई थी। शादी के बाद तो उसकी माँ ही घर के सारे काम किया करती थी। जैसे जैसे 10 दिन, 5 दिन, महीना गुजरता गया, शारदा जी की खुशी धुंधली होती गई, क्योंकि उन्होंने सपना देखा था। उनके भी कुछ ख्वाब थे कि जब बहू आएगी, मेरा इकलौता बेटा है, तो बहू को घर की सारी जिम्मेदारियां सौंप दूंगी। उसे समझा दूंगी कि बेटी, मेरा ये इकलौता बेटा है, बड़े अरमानों से पाल पोस कर इसे बड़ा किया है। इसके लिए बड़े बड़े सपने देखे, बड़ी कुर्बानियां दी, तब जाकर आज यह इतना होनहार और अपने पैरों पर खड़ा है। इसके सपने पूरे और अपने सपने पूरे करने के लिए ना जाने हमने अपने कितने अरमानों को मारा होगा, तब जाकर आज बेटे को इंजीनियर बनाया है। यही सोचकर वह एक दिन बहू को बुलाकर कहती हैं, बहू, मैंने सोचा था कि कुछ दिन की बात है, धीरे धीरे तुम घर की जिम्मेदारियां समझोगी, आकर मुझसे पूछोगी कि मम्मी जी, आज किचन में चाय मैं बना देती हूँ। मम्मी जी, लाइए मैं आपकी मदद कर देती हूँ। लेकिन बेटा, आज 2 महीने हो गया, यह तुम्हारा ससुराल है।
तुम यहाँ मेहमान बनकर नहीं आई हो। जैसे तुम खाना बन जाता है तो आकर पूछते हो, मम्मी जी बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने में बना हो तो दे दो। बेटा, ऐसी कौन बहू पूछती है। मायके में जब बच्चे छोटे होते हैं तभी ऐसा पूछते हैं, और जब बेटी बड़ी हो जाती है तो मायके में भी फर्ज होता है कि अपनी माँ का हाथ बटाए और सीखे। ऐसा नहीं बोलते। अब तुम घर और किचन की जिम्मेदारियां खुद संभालो। आखिर मैं कब तक इससे जिम्मेदारी का बोझ उठाती रहूंगी। यह बात शारदा जी चुपचाप नहीं, बेटे और अपने पति के जानकारी में अपनी बहू को समझाते हुए बोली थी। लेकिन यह बात तो साक्षी को कांटे की तरह चुभ गई। वह अपनी सास की बात सुनते ही घर में तूफान मचा दी। मम्मी जी, शादी करके आई हूँ तो आपने मुझे नौकरानी समझ लिया है क्या, जो मैं घर की सारी जिम्मेदारी सिर पर उठा लूं और आप महारानी बन जाओ। आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं इस घर की जिम्मेदारी उठाऊंगी। आपने शादी से पहले ऐसा कुछ बताया भी नहीं था कि शादी करके आप अपने घर में मुझे चूल्हा चौकी में पीस दोगी। माँ जी, मैं ये सब कुछ नहीं करने वाली हूँ। आप मुझसे उम्मीद मत रखिए। घर आपका है, आप अपना घर खुद संभालिए। मुझे ना आपके घर से कोई लेन देन है, ना आपके कामों से, और ना ही आपके घर के सारे रीत रिवाजों से। मैं यहाँ एक पल नहीं रहूंगी। विक्रम भी अपनी पत्नी की बात सुनकर आकर कहने लगा, साक्षी, क्या तुम छोटी छोटी बात को पहाड़ बना लिया। माँ ने ऐसा क्या कह दिया जिससे तुम इतना गुस्सा हो गई। माँ ने तो तुम्हें छोटी बात ही कहा कि बहू तुम कुछ घर के कामों में मदद किया करो। साक्षी, मैं भी देख ही रहा हूँ कि 2 महीने हो गए तुम आराम से 9 बजे तक सोती रहती हो, फिर उठकर फ्रेश होती हो, तैयार होकर कमरे में अपनी सहेलियों से, अपने मायके वालों से बात करती हो, या कि शॉपिंग करने चली जाती हो। यह ससुराल में रहने का कौन सा तरीका है। आखिर हर बहू बेटी अपने ससुराल में काम करती ही है, तो इसमें कौन सी गलत बात है। विक्रम, तुमने भी मेरा दिल तोड़ दिया। अब मैं यहाँ एक पल नहीं रहूंगी। तुम अगर मुंबई गए, मुझे अपने साथ मुंबई नहीं लेकर गए, तो मैं इस घर में कभी नहीं आऊंगी। साक्षी ने जिद ठान दिया, मैं यहाँ नहीं रह सकती। अब शिवनाथ जी और शारदा जी की आंखें फटी रह गई। उन्होंने क्या सोचा था और बहू कैसी निकली। वहीं विक्रम अपनी पत्नी की ऐसी बातें सुनकर माता पिता के मुंह की तरफ देखता ही भौचक्का रह गया। उसने भी कभी सोचा नहीं था कि साक्षी ऐसे भी बात कर सकती है। वह अब माता पिता और पत्नी के बीच में फंस चुका था। 2-3 दिनों तक साक्षी घर में कलह मचाकर रखी थी। ना तो खाने उठ रही थी और ना ही किसी काम में हाथ लगा रही थी। शारदा जी खाना बनाकर थाली परोस उसके कमरे में जाती, उठ जा बहू बेटा खा ले, भूखी कब तक रहेगी। अच्छा ठीक है, जब तेरा दिल चाहे तब काम करना, नहीं तो तू मत कर, मैं कर लेती हूँ। साक्षी किसी की एक बात नहीं सुनती। सास थक हार कर खाना उसके कमरे में छोड़कर चली आती। फिर विक्रम मना कर उसे खाना खिलाता। ऐसे ही 2-3 दिनों तक साक्षी करती रही। एक दिन विक्रम ने कहा, अच्छा बाबा, तू खा ले, मैं तुझे अपने साथ मुंबई ले जाऊंगा। आखिर साक्षी ने 3 दिनों तक उपवास करके घर में कलह करके विक्रम को मना ही लिया। जब विक्रम अब तैयार होकर मुंबई जाने लगा तो उसने सर झुकाकर पापा के पास आकर कहा, पापा, मेरे साथ साक्षी भी जा रही है। यह सुनकर शारदा जी को दुख तो बहुत हुआ, लेकिन वह देख रही थी कि बहू ने कैसा कलह मचाकर रखा है। उससे वह संभलने वाली नहीं थी, इसीलिए उन्होंने कोई शब्द नहीं कहा। वहीं शिवनाथ जी भी ना चाहते हुए भी बेटा से यही बोले, हाँ विक्रम बेटा, यही ठीक रहेगा, तू अपने साथ ही बहू को ले जा। अब साक्षी अपने पति के साथ मुंबई शहर पहुंच गई। आखिर उसका सपना पूरा हो गया, लेकिन माता पिता का सपना टूट गया। माता पिता ने यही सोचा था कि शादी के बाद विक्रम किसी तरह से अपने नजदीकी शहर में अपना ट्रांसफर करवा लेगा और घर आता जाता रहकर यहीं से नौकरी करेगा। लेकिन अब कुछ कहने को बचा ही नहीं था। विक्रम पत्नी के लेकर मुंबई शहर चला जाता है। अब तक विक्रम मुंबई में अकेला रहता था।
शादी के बाद पत्नी लाया तो उसे कमरा लेना पड़ा। पहले वह अपने ही कंपनी में काम करने वाले 3 लोगों के साथ मिलकर कमरा लिया था, जिसमें 3 लोगों को बराबर बराबर हिस्से में कमरे का किराया देना पड़ता था। लेकिन जब पत्नी साथ में थी तो उसे अपना पर्सनल कमरा लेना पड़ा, डिपॉजिट देना पड़ा। विक्रम को इतना पैसा कहाँ से आए? उसने एडवांस ले लिया अपने बॉस से और डिपॉजिट दिया और कमरा लिया। घर गृहस्थी की सारी चीजें खरीदी। 3 महीने तक वह अपने माता पिता के लिए 1 रुपए नहीं भेज पाया, क्योंकि सारा खर्च तो यही हो गया था। चौथे महीने उसने अपने पिता के लिए सिर्फ 1000 रुपए भेजा। फिर भी शिवनाथ जी समझ रहे थे कि बहू को लेकर गया है तो उसे ही पैसों की कमी पड़ रही होगी। उन्होंने एक दिन फोन लगाकर कहा, बेटा, अगर पैसे नहीं हैं तो तू मुझे मत भेज, तू अपना वहां ध्यान रखना। हाँ, तेरी माँ तुझे बहुत याद कर रही है, तू जल्दी से वापिस आ जा। जब तू पहली बार 3 महीने के लिए बाहर गया था तो तेरी माँ कैसे तुझे याद कर करके रोती रहती थी। और बेटा, इस बार तो तू शादी करके बहू को भी ले गया है, तेरी माँ तुझे याद करके बहुत रोती है। विक्रम ने माँ से भी बात करके माँ को समझा दिया और पत्नी के साथ 4-5 महीने में वापिस आता है। लेकिन उसकी पत्नी डायरेक्ट उसे अपने मायके लेकर चली जाती है। विक्रम ने फोन तो किया था कि हम लोग गांव आ रहे हैं इस तारीख को। उसी दिन शारदा जी अपने बेटे के इंतजार में उसकी पसंद का खाना, सारी चीजें, उसका कमरा साफ करना, सब तैयारी करके बैठी थी। लेकिन विक्रम पत्नी के साथ मायके चला गया था। आने में जब 4 घंटे देरी हो गई तो शारदा जी काफी बेचैन हो रही थी। उन्होंने शिवनाथ जी से कहा, अब तक विक्रम आया क्यों नहीं? उसे फोन करो, पता करो कि विक्रम कहाँ है। वह तो 4 घंटे पहले ही आ जाना चाहिए था। शिवनाथ जी ने विक्रम को फोन लगाया तो विक्रम ने बताया, पापा, ट्रेन लेट नहीं थी, सही समय पर ही आ गई थी। लेकिन प्लेटफॉर्म पर आते ही साक्षी ने कहा कि ऑटो मेरे मायके की तरफ लेकर चलो, अभी हम लोग ससुराल नहीं जाएंगे, फिर वहां आराम करने के बाद मैं तुम्हारे घर चलूंगी, इसीलिए पापा यहाँ आ गया। शिवनाथ जी ने कहा, बेटा कोई बात नहीं, सुरक्षित तुम लोग पहुंच तो गए, बस खुशी इसी बात की है। शिवनाथ जी शारदा जी को बताए। शारदा जी थोड़ी उदास तो हुई, क्योंकि वह सुबह से लेकर अपने बेटे के खाने पीने के लिए इतनी सारी चीजें जो बनाकर रखी थी, उसके इंतजार में उसे एक पल देखने के लिए तरसती रही। फिर भी उन्हें इस बात की खुशी हुई कि बेटा सही तरीके से अपने ससुराल में है, ठीक ठाक है। अब वहां पर विक्रम 15 दिन तक रुक गया। शारदा जी अपने बेटे का रोज इंतजार कर। डोरबेल की आवाज उनके दिल की धड़कन को बढ़ा देती। विक्रम आया, बहू आई, इसी उम्मीद से वह हर पल दरवाजे की तरफ देखती रहती। लेकिन विक्रम नहीं आया। 15 दिन के बाद जब वह अपनी पत्नी और सामान के साथ घर आया तो शारदा जी को बड़ी खुशी हुई। अब विक्रम कुछ दिन अपने घर पर रहेगा। आया तो सही मेरा बेटा। लेकिन सिर्फ 2 घंटे ही बीते थे। विक्रम की माँ अपने बेटे को जी भर के देख भी नहीं पाई थी कि साक्षी ने कहा, ट्रेन का समय हो गया है, जल्दी चलो। यह सुनकर तो शारदा जी का कलेजा धक से रह गया। अभी तो उन्होंने जी भर के पूछा भी नहीं था कि बेटा, जब से तू मुझसे अलग हुआ है तो कैसा था, तूने भी मुझे याद किया कि नहीं। अभी तो वह जी भर के अपने बेटे को देख भी नहीं पाई थी, अपने हाथों से कुछ खिला भी नहीं पाई थी कि साक्षी अपना पर्स लेकर उठ खड़ी हुई। विक्रम ने मम्मी और पापा के झुककर पैर छुआ और कहने लगा, ट्रेन का समय हो गया मम्मी पापा, अब हमें निकलना होगा। दोनों ठगे से खड़े रह गए। यह क्या बेटा, हमने तो सोचा था कि अब तुम यहाँ आए हो तो महीने 2 महीने रुकोगे, लेकिन तुम तो 2 घंटे में ही वापिस जा रहे हो। हाँ माँ, अब ट्रेन का समय हो गया है, इस बार रिटर्न टिकट साथ में लेकर आया था, इसीलिए मैं जा रहा हूँ माँ। जब वापिस आऊंगा तो आप लोगों के साथ जरूर कुछ दिनों तक रुकूंगा। दोनों माता पिता के पास कोई जवाब नहीं था। उधर साक्षी के मन में ना कोई गम, ना जाने का कोई दर्द।
वह भी झुककर सास ससुर के पैर पड़कर नमस्ते मम्मी पापा कहकर बाय कर ली और चली गई। शारदा जी शिवनाथ जी बेटे को ऑटो में बैठ देखते हुए जाते रह गए, जब तक कि ऑटो उनकी आंखों से दूर ओझल नहीं हो गई। शारदा जी की आंखों में आंसू बह चले, वह फूट फूट कर रोने लगी। जाने के टाइम आया था, एक दिन भी नहीं रुका, मेरे हाथ की बनी हुई एक रोटी भी नहीं खाया। शिवनाथ जी समझाते रहते, अब रोने से क्या फायदा, ड्यूटी पर गया है, तुम माँ हो, आशीर्वाद दो कि जहाँ रहे सुखी रहे। शारदा जी ने कहा, आशीर्वाद तो हमेशा ही उसके साथ है। शारदा जी के दिल में गम और दुखों का वहीं से सिलसिला शुरू हो जाता है। अब जब भी विक्रम अपनी पत्नी के साथ आता तो ऐसा ही होता। साक्षी पहले अपने मायके चली जाती और फिर जाने के टाइम में 2 घंटे 3 घंटे के लिए समय लेकर निकलती थी और फिर जल्दी ही यहाँ से चली जाती। ऐसा लगता था कि रास्ते में कोई रिश्तेदारी है जिससे वह मिलने चली जाती थी और फिर वहीं से मुंबई चली जाती। यह बात अब शिवनाथ जी को बहुत खटक रही थी। आखिर वह मेरा बेटा और बहू है, क्या कोई मेहमान है, कोई रिश्तेदार है, सगी संबंधी है जो कि जाने के समय पर फर्ज निभाने आते हैं। इस बार विक्रम और साक्षी पूरे 5 महीने के बाद दीपावली पर आ रहे थे। यह बात सुनकर शारदा जी काफी खुश थी कि कम से कम दिवाली पर बेटा और बहू आ रहे हैं। इस बार पक्का वह दोनों घर आएंगे, इसीलिए वह पूरे घर की तैयारी, साफ सफाई, मिठाइयाँ बनाना और वहीं विक्रम की पसंद की मिठाइयाँ बड़े जोर शोर से वह बना रही थी। इस बार उनका आत्मविश्वास बहुत दृढ़ हो गया था कि दिवाली तक हो ही नहीं सकता कि मेरा बेटा अपने घर ना आए। इसीलिए वह अपने काम को बड़ी खुशी से कर रही थी। वह दिन भी आ गया जब विक्रम और साक्षी मुंबई से अपने शहर को वापिस आ गए। लेकिन हुआ उसी बार जैसा जैसा हर बार हुआ करता था। साक्षी फिर से स्टेशन से ही विक्रम को लेकर अपने घर चली जाती है। अब दीपावली को मात्र 3 दिन रह गए थे। साक्षी मायके में थी। विक्रम माता पिता से मिलने आया, लेकिन जब उसे अकेला देखा तो शारदा जी ने कहा, बेटा तू अकेला आया है, बहू को नहीं लाया। विक्रम ने कहा, माँ साक्षी अपने मायके में ही दीपावली मनाएगी। मैं आप लोगों से मिलने और यह बताने आया था कि दीपावली के दिन मैं भी घर पर नहीं आ पाऊंगा। साक्षी के साथ ही उसके मायके में दीपावली का त्योहार मनाऊंगा। यह सुनकर तो शारदा जी के सारे अरमान ठंडे पड़ गए। शिवनाथ जी वह भी अपने बेटे से इस बार सवाल कर बैठे, विक्रम यह तुम क्या कह रहे हो? यह तुम्हारा अपना घर है और बहू घर की लक्ष्मी होती है। बहू को दीपावली पर अपने घर होना चाहिए। तुम्हारी माँ के भी कितने अरमान होते हैं। आखिर तुम बताओ, हर बार ऐसा क्यों करते हो? जब भी आते हो अपनी माँ से मिलने घंटे 2 घंटे और मायके में महीने 2 महीने रुक कर जाते हो। बेटा वह तो दूसरे की घर की बेटी है, तो उससे हम क्या उम्मीद करें? लेकिन तुम अपना होकर भी ऐसे पराये क्यों हो गए? बताओ, मुझसे कोई भूल हो गई है? हमारे परवरिश में कोई कमी हो गई है जो तुम हमें ऐसी सिला दे रहे हो? आज विक्रम रुआंधा सा हो गया और कहने लगा, पापा मैं क्या करूं, मैं मजबूर हो गया हूँ। जब भी मैं आता हूँ साक्षी के मायके में रहता हूँ और यहाँ आने की बात उससे करता हूँ तो वह कहती है कि मैं नहीं जाऊंगी और तुम भी मेरे साथ नहीं जाओगे। तुम्हारे घर जाती हूँ तो तुम्हारी माँ घर के सारे काम करने की जिम्मेदारी देती है। मुझसे तुम्हारे घर के काम नहीं होंगे, ना मैं तुम्हारे घर की नौकरानी हूँ। और अगर तुम मेरे साथ यहाँ नहीं रहे, मैं बात आगे ना बढ़े, नाम बदनाम ना हो, इसीलिए साक्षी की बातें सुनकर चुप रह जाता हूँ। मैं नौकरी करता हूँ, मेरे साथ कितने लोग जुड़े हैं। जब लोगों को पता चलेगा कि मेरा खुद पत्नी के साथ ही झगड़ा होता है, मेरी पत्नी का तलाक हो गया है, तो मैं लोगों को क्या जवाब दूंगा? समाज में लोगों के बीच मेरा नाम खराब होगा। बस हमारी बदनामी ना हो, इसीलिए मैं साक्षी की बात चुपचाप मानता रहता हूँ। मैं तो माता पिता और पत्नी के बीच में फंसकर रह गया हूँ। यह कहकर विक्रम ने अपना मुंह लटका लिया।
शिवनाथ जी ने कहा, बेटा तू चिंता मत कर, जा, तेरी पत्नी ने तुझे कहा है कि वह अपने ही मायके में दीपावली मनाएगी तेरे साथ, तो तू जा यहाँ से। तू दुखी मत हो बेटा, हम लोग जैसे आज तक जीते आए हैं वैसे इस त्योहार को भी काट लेंगे तेरे बिना। माँ की आंखों से आंसू बहते रहे। वह बेटे को रोक भी नहीं सकती थी और अपने से दूर छोड़ भी नहीं सकती थी। आखिर क्या करे, उसी शहर में उनका बेटा और त्योहार के दिन अपने घर ना आए, शहर में अपनी बहू लक्ष्मी और अपने घर ना आए। आखिर दीपावली में हर बहू को अपने ससुराल में होनी चाहिए, क्योंकि दीपावली एक ऐसा त्योहार होता है जहाँ पर बहू के हाथों से दिया जलाना अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है। हम लोग यही मानते हैं कि बहू घर की लक्ष्मी होती है। लेकिन यह सब आज शारदा जी को बहुत दुखी कर रहा था। बेटा चला गया, शारदा जी उसे देखते हुए रोती रह गई। सारा सामान जैसे का तैसे ही पड़ा रह गया। बेटे की पसंद की मिठाई, गुजिया जो भी बना रही थी, वह सब कुछ सामान आधा अधूरा बना हुआ रह गया। और शारदा जी एक कमरे में बैठकर खिड़की से बाहर दूर खेल रहे बच्चों को, बाहर की सजावट, दूसरे के घरों की लाइटें, यह सब देख आंसू बहाए जा रही थी। तभी शिवनाथ जी उन्हें ढूंढते हुए किचन में जाते हैं। जब किचन में नहीं मिलती तो दूसरे कमरे में गए, बेडरूम में तो वह नहीं मिली। दूसरे कमरे में पत्नी को देखा और मंदिर जाने के लिए कहते हैं, लेकिन वह मना कर देती। शिवनाथ जी बाहर आकर एक कुर्सी में बैठकर यह सब कुछ सोचते रहते हैं। वह दिन तो किसी तरह गुजर जाता है। दूसरे दिन सुबह ही शिवनाथ जी उठकर अपनी अलमारी में से एक साफ सुथरा कुर्ता और पैजामा निकालकर पहनते हैं। तो शारदा जी पूछती है, आज कहाँ जाने वाले हो? शिवनाथ जी कहते हैं कि जा रहा हूँ बाजार। तुमने तो मिठाइयाँ और गुजिया बनाया ही नहीं, सारा सामान आधा अधूरा करके छोड़ दिया। किसके लिए मिठाइयाँ बनाऊं जी, किसके लिए गुजिया बनाऊं? बेटा तो अपने ससुराल चला गया, अब मेरा दिल नहीं करेगा खाने को। अच्छा ठीक है, मैं बाजार से कुछ तैयार मिठाइयाँ और गुजिया लेकर आता हूँ। यह कहकर शिवनाथ जी घर से निकल पड़े। बाहर जाते ही उन्होंने एक ऑटो पकड़ा और सीधा पहुंच गए विक्रम के ससुराल। वहां पर जैसे ही घर के अंदर गए तो वहां साक्षी के पिता महिपाल जी बैठक पे बैठे हुए थे। उन्हें देखते ही वह आश्चर्य में बोले, अरे समझी साहब, आपने कोई खबर नहीं किया, आइए आइए, कैसे आना हुआ? शिवनाथ जी साक्षी के पिता महिपाल जी के पास बैठकर कहते हैं, मैं आपसे कुछ मांगने आया हूँ, एक निवेदन करने आया हूँ। यह सुनकर महिपाल जी बोले, अरे आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? बोलिए, आपको क्या चाहिए? शिवनाथ जी ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे अपना बेटा चाहिए। महिपाल जी के कुछ समझ में नहीं आया। उन्होंने चौंक कर पूछा, क्या आपका बेटा? मैं कुछ मतलब समझा नहीं। अब शिवनाथ जी ने कहा, आपको तो पता ही है कि आज दीपावली है और हमारा घर सूना पड़ा है। मेरा बेटा आपके घर में है और मेरी बहू। बेटे की शादी किए हुए 2 साल हो गया। 2 सालों में कितने त्योहार आए और चले गए, लेकिन इन 2 सालों में हमने सारे त्योहार अकेले बिताए। हमारे घर में हर त्योहार में मायूसी छाई रही। जब से शादी किया है 2 साल गुजर गए, कभी बेटा और बहू घर में साथ नहीं रहे। मेरी पत्नी अपने बेटे को याद करके कितना तकलीफ महसूस करती है। आज मैं आपसे यही निवेदन करने आया हूँ कि इस दीपावली मेरा बेटा और मेरी बहू मेरे घर भेज दीजिए। मेरे घर में भी एक बार खुशियाँ आ जाए। इस जन्म में जीते जी एक बार खुशियाँ देखना चाहता हूँ। इस दीपावली अपनी बहू और अपने बेटे को घर में देखना चाहता हूँ। पता नहीं आगे की दीपावली देख भी पाता हूँ कि नहीं। कहते हैं कि शादी के बाद बेटी पराई हो जाती है, लेकिन मेरा तो बेटा पराया हो गया है। 2 सालों में मेरा बेटा जब से शादी किया है तो अपनी ड्यूटी चला जाता है, या कि जब वहां से आता है तो आपके घर में आकर रहता है। यहाँ से जाने के समय में सिर्फ 2 घंटे 1 घंटे हमसे मिलने जाता है। हम दोनों माता पिता अपने बच्चों को जी भरकर देख भी नहीं पाते कि हमारा बेटा हमसे जुदा हो जाता है। कहते कहते
शिवनाथ जी की आंखों में आंसू आ गए। शिवनाथ जी की बातें साक्षी भी बाहर पर्दे के पीछे खड़ी सुन रही थी। अब विक्रम भी वहीं पर आ चुका था। यह बात सुनकर साक्षी के पिता महिपाल जी भी रोंदे से हो गए। आज महिपाल जी की बातों में इतना दर्द था कि वह भी अपनी बेटी को आवाज देकर बुलाए, साक्षी बेटा, जरा यहाँ तो आओ। तुम्हारे ससुर क्या कह रहे हैं? मैंने जब से तुम्हारी शादी किया तो मैं यही सोच रहा था कि तुम बाखूबी अपनी बहू होने का फर्ज निभा रही हो। मुझे तो कुछ पता ही नहीं था कि तुम अपने ससुराल वालों के साथ ऐसा भी कुछ कर रही हो। मैं भी एक पिता हूँ। कल को मेरी बहू ऐसा करेगी तो मेरे दिल पे क्या गुजरेगी? यदि मेरा बेटा अपने ससुराल में जाकर रहेगा और हम माता पिता को पराया कर देगा तो कल यही दर्द, यही आंसू मेरी आंखों पर भी होगा। साक्षी, यदि तुम अपने घर में मेहमानों की तरह 2 घंटे के लिए जाती हो तो यहाँ भी तुम मेहमानों की तरह ही आया करो, क्योंकि बेटी मायके के लिए मेहमान होती है, अपने ससुराल के लिए नहीं। तुम्हारे ससुर तुम्हें लेने आए हैं। तुम दोनों अपने घर जाओ। तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम अपने घर में दीपावली में रहकर अपने घर पर दिया जलाओ। घर की लक्ष्मी दीपावली के दिन घर में होनी चाहिए। साक्षी अपने पिता की बात सुनकर चुपचाप अपने कमरे में चली गई। अपना और विक्रम का सामान बैग में भरी और सर झुकाए हुए आ गई। आज साक्षी को अपने ससुर के ऊपर गुस्सा नहीं आ रहा था। उसे भी कहीं न कहीं लग रहा था कि उसने बहुत गलत किया है। एक पिता से, एक माँ से उसके बेटे को छीन लिया है। आज उसके पिता ने जब एहसास दिलाया कि कल की मेरी बहू मेरे साथ ऐसा करेगी तो यही आंसू, यही दर्द मेरी आंखों में भी होगा बेटी। यह बात सोचकर भी साक्षी की रूह कांप गई कि कल यदि मेरे पापा मेरे दोनों भाइयों के लिए इसी तरह से तड़पेंगे, तरसेंगे और रोएंगे तो मेरे पापा का क्या होगा। चुपचाप साक्षी अपना बैग उठा, अपने पति के साथ बाहर निकल गई। बाहर ऑटो खड़ी थी, उसी में बैठकर शिवनाथ जी और उनका बेटा और बहू अपने घर की तरफ चल दिए। आज शिवनाथ जी का खुशी और गर्व से सीना चौड़ा हो रहा था। उन्हें लग रहा था कि आज मैं अपने बेटे और बहू को अपने घर ले जा रहा हूँ। आज मेरे घर में, मेरे आंगन में आज खुशियां फैल जाएगी। इधर शारदा जी पति के मार्केट जाने के बाद उनके लिए कुछ खाना बनाने लगी थी। उन्होंने सोचा कि बेटे के गम में मैंने उनका भी ध्यान नहीं रखा। शायद उनको भूख लगी होगी, इसीलिए बाजार में कुछ खाने के लिए लेने चले गए। वह उनके लिए रोटी बनाने को आटा गूंद रही थी। जैसे ही डोरबेल बजी, वह अपना हाथ पोंछकर दरवाजे की तरफ दौड़ी, लेकिन उनका दिल एक बार फिर से धड़क उठा। कहीं विक्रम तो नहीं आया? शायद उसने सोचा होगा कि आज दीपावली है, चलो माँ से मिल लेता हूँ। लेकिन फिर एक बार सोचकर मन शांत हो गया। अरे नहीं, बहू कहाँ आने देगी। यही सोचते हुए जैसे ही दरवाजा खोली कि सामने विक्रम खड़ा था और पीछे बहू। यह देखकर मानो उनका चेहरा खिल उठा। वह हंसते हुए बोली, विक्रम, तू आ गया मेरा बेटा। हाँ माँ, मैं इस बार दीपावली में अपने घर पर ही रहूंगा। यह कहकर उसने अपने माँ के पैर छू लिए। साक्षी भी सास के पैर छूकर अंदर आ गई। यह देखकर तो शारदा जी का खुशियों से दिल भर उठा। बेटा, तू सच कह रहा है? इस दीपावली हमारे साथ ही रहेगा? हाँ माँ, मैं क्या, साक्षी भी हमारे साथ ही रहेगी। शारदा जी को दुनिया की सारी खुशी मिल गई थी। वह अपने बेटे और बहू के लिए सोफे में को अपने आंचल से झाड़ा और कहा, बैठ जाओ, मैं तुम दोनों के लिए कुछ अभी बनाकर लाती हूँ। अभी तक दरवाजा खुला ही था कि शिवनाथ जी दरवाजे के अंदर आ गए। उन्हें देखते ही शारदा जी ने कहा, आप कहाँ चले गए थे जी? देखो, बहू और बेटा आ गए हैं। कितनी खुशी की बात है। और आपको बताएं, यह लोग इस बार हमारे साथ ही दीपावली मनाने वाले हैं। शिवनाथ जी मुस्कुराते हुए बोले, अच्छा, बड़ी खुशी की बात है। फिर वह एक बड़ा सा थैला पत्नी के हाथ में पकड़ाते हुए बोले, लो, इसमें कुछ मिठाइयाँ, गुजिया और भी सामान है। बेटे और बहू के लिए नाश्ता निकालकर इसी से दे दो। जल्दी से शारदा जी बेटे बहू के लिए उसी से नाश्ता निकाल कर ले गई और शिवनाथ जी मुस्कुराते हुए आत्मविश्वास के साथ अपने कमरे में चले गए।
उन्होंने यह नहीं बताया कि वह साक्षी के मायके गए थे और क्या क्या बातें हुई। बस उन्हें तो खुशी इस बात की थी कि आज उनकी पत्नी खुश थी। उनके घर में भी आज दीपावली मनाया जाएगा। उनका बेटा विक्रम अपने घर में पटाखे फोड़ेगा, बहू अपने हाथों से दिया जलाएगी। बस उन्हें और क्या चाहिए। और साथ ही पत्नी के चेहरे पर अनमोल खुशी जो थी। तो दोस्तों, यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके जरूर बताना। चलिए मिलते हैं इस एक नई कहानी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जिंदगी के सफर चैनल में यदि पहली बार आए हैं, यह कहानी आप लोगों को अच्छी लगी है तो प्लीज जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। राधे राधे।